हेलो गाइस। स्टोरी रियल्म हिंदी विद शिव में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3 का पार्ट 1। ये कहानी शुरू होती है क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ के 952वें साल के क्रिम्सन ब्लॉसम सीजन के तीसरे महीने से। वाओ लियोन, तुम एक अप्रेंटिस लेने वाले हो? हाँ, हालांकि शायद मुझे ये कहना थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन टेक्निकली तुम भी मेरी अप्रेंटिस हाय हो। लड़की हल्की सी हंसी। उसका खूबसूरत चेहरा एक शानदार लेस कॉलर से घिरा हुआ था। दोपहर की गर्मियों की धूप में उसके साफ सुथरे तरीके से बंधे हुए सुनहरे बाल सोने की तरह चमक रहे थे। पिघले हुए शहद की तरह मुलायम और ताजा दिखने वेल अन बालों के नीचे खिले हुए जंगली वायोलेट फूलों के रंग जैसी आंखें झलक रही थी। उसकी खूबसूरती चमक धमक वाली नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे देखने वालों के दिल को सुकून और ताजगी से भर देता था। अगर वो बालिग होने के बाद हाई सोसाइटी में अपना डेब्यू करती तो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए निश्चित रूप से सबकी प्रशंसा पाती। लेकिन उसके लिए ऐसा भविष्य पहले हाई बैंड हो चुका था। जी हाँ, ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है, लड़की ने घंटी की मधुर आवाज जैसी ताजगी भरी आवाज में जवाब दिया। जैसे उसकी बात से सहमत हो, झील की सतह पर एक मछली उछलकर बाहर आई। लड़की के इतने बेफिक्र और निश्चिंत अंदाज को देखकर लियोन के चेहरे पर अनजाने में एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। रोसलाइंड लॉर्ड एंड्रूस की दूसरी बेटी थी। एंड्रूस एक नोबल परिवार से थे, हालांकि उनका दर्जा ज्यादा ऊंचा नहीं था। आमतौर पर लियोन जैसे एक साधारण मेज को उससे बात करने की भी इजाजत नहीं मिलती। अगर उसके पिता को पता चल जाता कि रोसलाइंड को लियोन का अप्रेंटिस होना गर्व की बात लगता है, तो पता नहीं लियोन को किस तरह की दांत या सजा का सामना करना पड़ता। लेकिन इस सब से बेपरवाह रोसलाइंड हमेशा की तरह मुस्कुराती रही। लॉर्ड एंड्रूस का वेकेशन होम लील गांव के पास एक झील के किनारे स्थित था। ये हवेली, जिसे प्यार से लेडी ऑफ द लेक कहा जाता था, सेफ्ट दीवारों और लाल टाइल्स वाली एक सुंदर और नाजुक इमारत थी। साफ सुथरी झील और रंग बिरंगे फूलों के बागों से घिरी हुई ये हवेली ऐसी लगती थी जैसे सेफ्ट पोशाक पहनी लाल बालों वाली कोई परी खेतों में खुशी से खेल रही हो। दुर्भाग्य से रोसलाइंड एक गाइडिंग वेन के साथ पैदा हुई थी। इस देश में जहां मेजेस से नफरत की जाती थी, किसी नोबल की बेटी का गाइडिंग वेन के साथ पैदा होना लगभग उसके सारे भविष्य के रास्ते बंद हो जाने के बराबर था। इसी वजह से बचपन में ही उसे दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए इस हवेली में लाया गया था, और तब से वो यही पाली बढ़ी थी। लियोन को उसका प्राइवेट मैजिक ट्यूटर इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो गांव के इलाके में रहता था और उसके बहुत कम संबंध थे। वो किसी गिल्ड का सदस्य भी नहीं था। लॉर्ड एंड्रूस को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था कि कहीं उनकी बेटी के गाइडिंग वेन होने की अफवाह लोगों तक ना पहुंच जाए। तुम्हारा अप्रेंटिस कितने साल का है? मेरा ख्याल है 12 साल का। क्या वो लड़की है? नहीं, वो एक लड़का है। ये सुनते हाय रोसलाइंड के चेहरे पर हल्की सी निराशा छा गई। इस सुनसान और अलग-थलग हवेली में कैद सी जिंदगी जीते हुए उसके पास सिर्फ उसकी कमजोर माँ और कुछ नौकर ही साथी थे। ऐसे में कभी-कभी अपनी उम्र के आसपास किसी दोस्त की ख्वाहिश करना बिल्कुल स्वाभाविक था। एक लड़का, रोसलाइंड ने धीरे से कहा। फिर भी मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। लियोन जानता था कि ना तो वो उस लड़के को यहाँ ला सकता था और ना हाई रोसलाइंड को वहाँ ले जाने की कोई संभावना थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, रोसलाइंड ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में निराशा तो थी, लेकिन उसने जिद नहीं की।
शायद वो खुद भी जानती थी कि इस हवेली की दीवारों के बाहर की दुनिया उसके लिए कितनी दूर और पहुंच से बाहर थी। रोसलाइंड ने आसानी से सर हिला दिया, लेकिन उसके सहमत होने की एक और वजह भी थी। मुझे लगता है मेरी माँ आपसे बाद में इस बारे में बात करेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कुछ समय के लिए मैजिक की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। क्या? लेकिन हम तो लगभग सब कुछ पूरा कर चुके हैं। रोसलाइंड बहुत तेज सीखने वाली थी, और क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ इतनी शिक्षा डीन को कहा था कि उसकी शक्तियां काबू से बाहर ना हो जाएं, इसलिए लगभग 1 साल की पढ़ाई के बाद लियोन के पास उसे सिखाने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। लियोन की बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक उदास और हल्की सी कड़वी मुस्कान उभार आई। लगता है मुझे कुछ समय के लिए इस हवेली को छोड़कर जाना पड़ेगा। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी है, इसलिए माफ कीजिए, लेकिन क्या हम मेरी वापसी के बाद फिर से लेसन्स जारी रख सकते हैं? बेशक लियोन को इस पार कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन रोसलाइंड का हवेली से बाहर जाना बहुत ही कम होता था। मुझे यकीन है कि जब मैं वापस आऊंगी, तब तक आपके पास अपने नए अप्रेंटिस के बारे में सुनने के लिए बहुत सी कहानियां होंगी। रोसलाइंड ने अपनी पतली और सेफ्ट बाहों को आसमां की तरफ उठाते हुए जानबूझकर खुशमिजाज आवाज में कहा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और हल्के सुर में शब्दों को बुनना शुरू कर दिया। कुछ हाई सेकंड्स बाद झील से हवा के झोंके जैसी आवाज के साथ पानी का एक पतला स्तंभ ऊपर उठा। वो आसमां में एक खूबसूरत मेहराब बनाता हुआ फिर से झील में लौट गया। ये दृश्य कई बार दोहराया गया, और आखिरकार हवा में एक छोटा सा इंद्रधनुष उभार आया। मैं इन कहानियों का बेसब्री से इंतजार करूंगी, रोसलाइंड ने धीरे से कहा। उसकी नजरें उस इंद्रधनुष पर टिकी हुई थी जो उसने खुद रचा था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी झलक रही थी, जैसे वो उस खूबसूरत इंद्रधनुष के पार किसी दूर की चीज को देख रही हो। उसकी आवाज में मुस्कान थी, लेकिन दिल में छुपी उदासी को लियोन भी महसूस कर सकता था। कुछ दिनों बाद गले में पीतल का मेडल पहने एक आदमी एक फाटे पुराने कपड़े पहने लड़के के साथ वहां पहुंचा। बस मेडल और बिना किसी आर्मोर या क्लोक के उसके साधारण पहनावे को देखकर साफ था कि वो आयरन फोर्ट्रेस का एक मेज था। और उसके साथ आया हुआ लड़का कौन था, ये समझना भी मुश्किल नहीं था। लड़का बहुत दुबला पतला और पीला सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर लंबे और कमजोर थे, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी तीखी चमक थी। अगर किसी को उसकी असली उम्र ना पता हो तो शायद वो उसे 12 साल का नहीं बल्कि लगभग 10 साल का समझता। उसके कपड़े भी उसकी तरह ही फाटे पुराने और घिसे हुए। कई जगहों पर कपड़ा इतना पतला हो चुका था कि घिसने लगा था और मिट्टी के दागों से भरा हुआ था। कपड़े उस पर इतने बेढंग से फिट हो रहे थे कि किसी को शक हो सकता था कि शायद उसने वो किसी और से चुरा लिए हो। लेकिन जब उसने लियोन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में ऐसी तीखी और जंगली दृढ़ता थी जो बेड लॉग ऑन को भी डरा सकती थी। और उसके मजबूती से बंद होंठों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो पहले ही ये ऐलान कर चुका हो कि उसका किसी से बात करने का कोई इरादा नहीं है। और कोई विकल्प ना देखकर लियोन ने लड़के को अंदर आने का इशारा किया और उसे उसके कमरे की तरफ ले गया। तब तक सूरज डूब चुका था और फिलहाल सबसे बेहतर यही था कि लड़के को आराम करने दिया जाए। शायद थोड़ा आराम करने और थकान दूर होने के बाद उसका इतना जिद्दी और सख्त रवैया कुछ नरम पैट जाए। कम से कम लियोन को यही उम्मीद थी। जैसे ही लियोन ने सेर्स से वो हवेली विरासत में पाई, उसने उसे एक परिवार को किराए पर दे दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दूर से आकर उसका लिव इन अप्रेंटिस बनेगा, और न हाई यूज उम्मीद थी कि रोज आने जाने वेल अप्रेंटिसेस की संख्या ज्यादा होगी।
इसलिए उसने फैसला किया कि हवेली से मिलने वाली किराए की आमदनी को अपने जीवनयापन के खर्चों का एक हिस्सा बनाएगा और खुद गांव के किनारे जंगल के बीच आधा छुपा हुआ एक छोटा सा घर लेकर रहने लगा। आखिरकार ये फैसला काफी सही साबित हुआ, क्योंकि सबसे व्यस्त समय में भी उसके पास मुश्किल से 5 कम्यूटिंग अप्रेंटिसेस हाय होते थे। अब जब एक अप्रेंटिस को अपने साथ रखने का फैसला हो चुका था, लियोन ने घर की स्थिति पर गौर किया। इस छोटे से घर में सिर्फ 3 कमरे थे, जिन्हें असल में कमरा कहा जा सकता था। सबसे पहले दरवाजे के पास एक कमरा था जो किचन और लिविंग रूम दोनों का काम करता था। लियोन किसी छोटे बच्चे को उस कमरे में अकेला सुलाने के पक्ष में नहीं था। बाकी 2 विकल्प थे, लियोन का अपना बेडरूम और लाइब्रेरी। बिना एक पाल सोचे लियोन ने अपना बेडरूम छोड़ने का फैसला कर लिया। लाइब्रेरी, जो सेर्स से मिली अनेक किताबों और लियोन द्वारा सालों की मेहनत से इकट्ठी की गई पुस्तकों से भरी हुई थी, उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वो किसी अजनबी को उस अनमोल खजाने के अंदर जाने डीन का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए लाइब्रेरी को डीन के बजाय उसने अपना बिस्तर ही छोड़ देना बेहतर समझा। कम से कम उस बिस्तर पर साफ चादरें और कंबल तो थे। और खुद लियोन ने तय किया कि वो जमीन पर बिछे हुए एक गड्ढे पर सो लेगा। ठंडी और सख्त लकड़ी की फर्श पर सीधा सोने की वजह से अगली सुबह लियोन का पूरा शरीर अकड़ गया था। हर बार हिले डुलने पर उसकी हड्डियां चरमरती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ सोने भर से ही वो इतना थक गया था, लेकिन वो जानता था कि अब उसे इसकी आदत डालनी होगी। एक लंबी सांस भरते हुए वो लाइब्रेरी से बाहर निकला। बाहर आकर उसने देखा कि लड़का फायरप्लेस के सामने खड़ा था। जब लड़के ने मुड़कर लियोन की तरफ देखा, तो उसकी आंखों की तीखी नजर बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पिछली रात थी। यूज देखकर लियोन का फिर से एक गहरी सांस भरने का मन हुआ। उन आंखों में घृणा और नफरत, बेचैनी और गुस्सा सब कुछ एक साथ भरा हुआ था। ये सारी भावनाएं आपस में उलझी हुई थी, जैसे उसके अंदर बेकाबू जज्बातों का एक तूफान उमड़ रहा हो। एक मेज के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रखना बिल्कुल जरूरी हुनर था। भावनाओं के उतर चढ़ाव का सीधा संबंध मैजिकल वेन से होता था। सीधे शब्दों में कहे तो अगर किसी मेज की भावनाएं बहुत ज्यादा भड़क जाएं, तो वो अनजाने में मैजिकल वेन से जुड़ सकता था और बेकाबू जादुई शक्ति का विस्फोट कर सकता था। इसे रैम्पेज कहा जाता था। इसलिए ये बात बिल्कुल समझ में आती थी कि इस लड़के को पहले कई बार रैम्पेज का सामना करना पड़ा था। लेकिन सिर्फ उसकी आंखों में देखकर ही ये समझ पाना लियोन के लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? छुप, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार करो। फिर भी छुप। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि लगभग दर्ददीन लगी। ये साफ था कि लड़के के अंदर जज्बातों का एक बड़ा तूफान चल रहा था। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि वो इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अंदर इतनी उथल-पुथल थी, या फिर इसलिए क्योंकि वो किसी नए इंसान से मिलने को लेकर सतर्क और सावधान था। दरिएश के बारे में ज्यादा ना सोचने की कोशिश करते हुए लियोन ने अंगीठी में बची हुई राख और अंगारों को हिलाया। फिर उसने आग को फिर से भड़कने के लिए कुछ और लकड़ियां डाली और एक चपटेपन में अंडे तोड़ दिए। हालांकि लियोन अक्सर आलस की वजह से ब्रेकफास्ट छोड़ दिया करता था, लेकिन वो जानता था कि बढ़ते हुए बच्चे के लिए ये ठीक नहीं होगा। आखिरकार बच्चों को तो हमेशा भूख लगती रहती है। ब्रेड और फ्राइड एग्स से बना वो साधारण सा ब्रेकफास्ट लड़के ने बिना कोई शिकायत किए चुपचाप खा लिया। आयरन फोर्ट्रेस में मिलने वाला खाना शायद इसे कहीं ज्यादा अच्छा और पेट भरने वाला होता होगा, लेकिन उसने इस बात पर कोई नाराजगी या असंतोष नहीं दिखाया। जब लड़का खाना खत्म कर चुका, तो लियोन ने एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश की। सुनो, तुम यहाँ मैजिक सीखने के लिए आए हो?
ये बात तुम समझते हो ना? लड़के ने फिर से सिर्फ ऊपर देखते हुए तीखी नजर से लियोन को घूरा। ना उसने कुछ कहा, ना हाय सर हिलाकर कोई जवाब दिया। उसकी खामोशी वैसे की वैसे बनी रही। एक पाल के लिए लियोन के मन में आया कि वो कह दे, अगर तुम यहां भी असफल रहे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन वो जानता था कि ऐसी बात कहना बचकाना और निर्दयी होगा। इसलिए उसने अपनी बढ़ती हुई बेचैनी और चीद को मुश्किल से दबा लिया। कम से कम इसका तो जवाब दूं, वरना आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ ओए या तुम कहकर बुलाऊंगा, या फिर किसी पलटू जानवर जैसा नाम रख दूंगा। ये कहते ह्यू लियोन ने अपनी तर्जनी उंगली लड़के की नाक की तरफ कर दी। मेरा नाम लियोन है। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ देर तक फिर से खामोशी छाई रही। लियोन सीधे उसकी तीखी नजरों का सामना करता रहा। जब यूज लगने लगा कि लड़का फिर कुछ नहीं बोलेगा और वो हार मानने ही वाला था, तब आखिरकार लड़के ने अपना मुंह खोला। जेक्स, उसने इतना ही कहा। उसकी आवाज मजबूत और जोश से भरी हुई थी, जो उसके कमजोर और दुबले पतले शरीर से बिल्कुल उलट थी। एक पाल के लिए उस आवाज ने लियोन को भी हैरान कर दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3 पार्ट 1 यही समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी रियन हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3 पार्ट 2 में एक नए राज, नए मोड़ और नए रोमांच के साथ।